जो राज्यों और केंद्र के संदर्भ में चीजों का इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही समझदारी से इसका भी एक पैरेलल डिस्कोर्स खड़ा कर दिया था कि वहां एंटी इनकम्बेंसी होगी, बट व्हेन इट कम्स टू मोदी तो मोदी का कोई रिप्लेसमेंट फिर नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूं मनीष जी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शिवराज तोलमोल के बोलने के माहिर माने जाते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो उस बात का एक एक वजन होता है और सूझबूझ के साथ उनके साथ जो जुड़ा होता है, शालीनता के साथ अपनी बात हमेशा से रखते आए। लेकिन ये जो कहा जाता है सर कि ये व्हेन यू गेट अ चांस मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्या कांग्रेस ने उस मिली हुई जो अपॉर्चुनिटी थी उसको उस तरीके से अपने पक्ष में नहीं बुलाया? मैं आपको क्लियर कर दूं इस मामले में, ये जो चुनाव हो रहा है इस बार का, ये इसका एक अलग ही एजेंडा है। आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान का चुनाव बीजेपी ने लड़ा एयर स्ट्राइक के मुद्दे पे, सेना के मुद्दे पे, और मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के मुद्दे पे। वहां हिंदुत्व मुद्दा था और राजस्थान में देशभक्ति का मुद्दा, इस राष्ट्रवाद कह लीजिए। तो क्योंकि जब मोदी साहब पूरे इलेक्शन में नहीं देखिए क्या हुआ, जहां उनकी रैलियां हुई मोदी की उन्होंने बात की है एयर स्ट्राइक की। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आखिर में जाके कहां तक बात चली गई। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही रोहित, वहां अगर आपने एक ही जगह देखा होगा जहां मोदी जी ने रैली की है और पीछे पुलवामा के शहीदों की तस्वीर लगी हुई थी, वो राजस्थान में। आप देखिए शुरुआत उन्होंने, देखिए जैसी 2 चरण खत्म हुए, तीसरे चरण में शुरुआत गुजरात से करी उन्होंने, और उसके बाद बाड़मेर में आए। राजस्थान में उन्होंने बोला कि हमारे साथ दीपक भी जुड़ गए हैं। दीपक कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, और तब जबकि कांग्रेस के संदर्भ में बात हो रही है, सुरेंद्र जी से तो बात हो ही चुकी, दीपक से भी समझ लें। दीपक, ये उन जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी से चीजें खींचकर कांग्रेस की तरफ आ गई ऐसा लग रहा था, वहां फिर से लोकसभा के चुनावों में बयार उस तरफ बहती हुई क्यों दिख रही? देखिए, ये अगर आपके एग्जिट पोल सही होते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या किया है, एक जादूगर की तरह माया फैला दिया है, चश्मा लगा दिया है और सारे सिस्टम को एक नई नवेली दुल्हन बना दिया है कि मोदी जी के आगे घूंघट नहीं खुलना है। तो सिस्टम को अपंगु करके जादू फैला दिया। तो जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जनता को फिर कहता है कि मोदी जी के अलावा कुछ है नहीं। तो एक भ्रम फैलाया गया है पूरे देश में, और उस भ्रम का नतीजा होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा नया। वोटर को आप ठीक से समझ नहीं रहे, वोटर को समझ नहीं पाए। वोटर बहुत स्मार्ट है, इसको समझ रहा है, किसी के भ्रम में आने वाला नहीं है। गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी वहाँ पे इतना समझदार है। राजनीति वो हमें और आपको राजनीति समझा देगा। मोदी के लिए नहीं, मोदी के लिए वोट नहीं किया, मोदी के झुंझुनों के लिए वोट किया है। किसी के लिए भी किया, 5 सालों में जनता नहीं समझ पा रही है, और जनता को दुख होगा बाद में चल के। जैसे शिवराज सिंह बोल रहे हैं ना कि हमको जनता पछता रही है, जनता को 5 महीने बाद 6 महीने बाद देश में जनता पछता रही है। वो पछताने की बात कर रहे हैं, जनता पछता रही है। 1.5 महीने से नहीं। आप बात सुनिए, गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस से हमसे गलती हुई है। अब देखिए शिवराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि जनता बोल रही कि गलती हो गई, तो जनता बाद में मोदी जी अगर जीत के आते हैं तो जनता पछताएगी। और शिवराज सिंह ने बोला कि कांग्रेस को चुन के गलती हो गई, समझे नहीं उनकी बात। अरे 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है गलती देखने के लिए। वहाँ तो 2 महीने ही महीना को इससे बिल्कुल उलट नतीजे आए तो आप लोग बोलोगे कि हमसे गलती हुई? अरे सर, हम तो यही बोलिए ना, बोलिए ना, आप लोग बोलोगे हमसे गलती हुई। अभी जो तथ्य ये कोई भी जो ये फिगर आप लोग ये भी बोलने को तैयार रहिएगा। सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हम ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे दिखा रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर। देश के परिप्रेक्ष्य में जो 2017 में हुआ था, कोई आदमी नहीं कह रहा था कि भाजपा 325। 2014 में क्या हुआ था सर? अब 2014 की आप रट लगाए हुए, एक मिनट जो आपके फेवर में आप उसकी बात कर रहे हैं। हम आपको एक नहीं, हम आपको 2004 भी बता रहे हैं, 2014 भी बता रहे हैं, हम आपको 2017 भी बता रहे हैं, और 2015 बिहार भी बता रहे हैं। तो बिहार में कौन था बताइए जरा भाई, सब लोग बैठे थे यहाँ पर, सेफोलॉजिस्ट वो कहाँ चले गए? कि कोई आदमी नहीं कह रहा था 150 से कम भाजपा आएगी। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी नहीं कह रहा था कि 150 से ऊपर भाजपा आएगी। आप सभी लोग ये बाकायदा उस पे आई 325 भाजपा। बिहार में कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा नहीं आएगी, हम लोग आए और भाजपा 58 पे आई। सच्चाई ये है कि 23 तारीख तक इस तरीके की बात करें जिसमें 23 तारीख को माफी ना मांगनी पड़े। विधानसभा और लोकसभा में फर्क होता है, और क्या आप ये मना कर सकते हैं? वोटर वोट अच्छा, चलिए आपे की बात एग्जिट पोल गलत होते हैं, माना इस बात को, लेकिन एग्जिट पोल सही होते हैं, क्या इस संभावना से इनकार करते हैं आप? 2004 में
आपको हमको ये बता दीजिए कि कोई एक पोल सर्वे बता दे जिसने कांग्रेस को 145 कही हो और बीजेपी को 137 कही हो। कोई एक पोल सर्वे बता दीजिए। आप सब लोग ख्याति लब्ध लोग बैठे हुए हैं। बताइए। दूसरी बात, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आइए इस चर्चा में हरीश गुप्ता साहब को भी शामिल करें। हरीश गुप्ता साहब, आपने सबका मन पढ़ लिया और सबका मन देख भी लिया, सबके अपने दावे भी सुन लिए। अरे क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस को ये लगता है कि उसकी तरफ ऐसी बयार बहेगी कि सब औंधे मुंह गिर जाएगा और ये आंकड़े पलट जाएंगे? क्या वजह होगी इसकी? हरीश जी, हरीश जी, हम गठबंधन की बात, हरीश जी, हरीश जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हरीश जी, अपने शब्द मेरे मुंह में मत नहीं डाला, वापस लिया। हरीश जी के पास चल रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस जब ये चुनाव के मैदान में उतरी थी तो उसने ये तय किया था कि मोदी जी को हटाना है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ते गए कांग्रेस का डिस्कोर्स बदला और उन्हें उनके दिल में ये आया कि हम अपनी पार्टी मजबूत करेंगे और इसलिए उनके गठबंधन जो है काफी स्टेट्स में कमजोर रहे। अगर आप देखें इसी एग्जिट पोल में देखें, गलत और सही का फैसला तो जाहिर है 23 को ही होगा और पहले के एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं और सही इस हद तक हुए हैं कि एनडीए को 340 सीटें 2014 में ही दी गई, एग्जिट पोल में ही दी गई और सारे एग्जिट पोल ने 2014 में ये कहा था कि बीजेपी का बज वर्ड है और बजिंग फॉर बीजेपी। अब वो कहां जाके वो वोट शेयर में कन्वर्ट होता है सीटों में, वो एक अलग बात है। इस एग्जिट पोल में दिखा रहे एसपी को 25 और बीएसपी को 15, ये नहीं साइकिल हाथी पे चढ़ गई। तो ये मैं जो इनसे पूछना चाह रहा था वो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस ने कहां पे गलतियां की हैं। बिहार के अंदर और यूपी के गठबंधन का ही फर्क आप देख लें। लालू, कांग्रेस, एलजेपी, विकासशील पार्टी, इन सब के गठबंधन में साइनर्जी ही नहीं हुई। ज्वाइंट रैली आखिरी में जाके राहुल गांधी की तेजस्वी के साथ 2 हो पाई, वरना पूरे बिहार में ना ज्वाइंट कैंपेन हुए और उसका बिल्कुल विपरीत हुआ यूपी में, जहां एसपी, बीएसपी और आरएलडी का इतना मजबूत गठबंधन था कि उसने बीजेपी को हराया। इसी एग्जिट पोल के बेस पे कह रहा हूं, क्या होगा मुझे पता नहीं। तो ये जो डाइकॉटमी है, कांग्रेस का कर्नाटक में गठबंधन का हाल देखिए, क्या कैंपेन हुआ। कांग्रेस ने जहां जहां गठबंधन किया है, उनका महाराष्ट्र में भी शरद पवार की वजह से गठबंधन थोड़ा बहुत चला है, वरना वहां भी फेल हो जाता। और वो बात सही कह रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी ने कांग्रेस एनसीपी को बहुत भारी नुकसान हरीश पहुंचाया। साहब, हमारे साथ अनिर्बान बैनर्जी जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, जी, और वहां जहां भारतीय जनता पार्टी हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 14 पहुंच रही है, वहां अनिर्बान से जरा ये समझ लें कि क्या तृणमूल कांग्रेस के नीचे से उनकी जो सियासी जमीन सरकने की बात की जा रही थी, क्या उसमें सच्चाई है अनिर्बान साहब? देखिए, मुझे जो लगता है 2016 की विधानसभा निर्वाचन की अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो वो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का जो गैप है वो करीब करीब एवरेज में 20% के आसपास आता है। तो अभी 2-3 साल के अंदर ये 20% कवर करके बीजेपी अपने आप को 14 सीट जिता रहा है, ये बहुत अनलाइकली लगता है। ये मुझे लग नहीं रहा कि इतना सीट आ पाएगा उनका। और तृणमूल कांग्रेस अगर 35-34 के नीचे जाता है तो मतलब एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है तो वो बहुत ही अनलाइकली है, ये मुझे लगता नहीं होगा। तो सियासी जमीन घिसकने की जो बात है वो जितना सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड पर रियलिटी वैसा है नहीं। रियलिटी क्या है अनिर्बान साहब? ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी मशीनरी है, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लेफ्ट पार्टीज को देखें, वो जब ब्रिगेड रैली उन्होंने किया तो करीब करीब 4-5 लोग थे, और बीजेपी जब भी कोई मीटिंग या रैली करते थे तो उतनी ज्यादा भीड़ होती नहीं है। तो अगर आप देखें कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन उतना नहीं है, रैलीज में भी उतना भीड़ नहीं होता, वो अगर 14 सीट जीत रहा है नहीं, अगर तो अगर, मतलब अगर ये इतना कोई सब कुछ लॉजिक आपके नहीं। फेवर में है अनिर्बन जी, इतना सब कुछ आपके फेवर में है, तो एक बौखलाहट क्यों दिखती है टीएमसी में? क्यों ममता बनर्जी को ये कहना पड़ता है कि मैं इंच इंच का बदला लूंगी? क्यों रैली करने से रोका जाता है योगी आदित्यनाथ को? क्यों अमित शाह की रोड शो में हंगामा होता है?
इतनी बौखलाहट क्यों दिखती है? देखिए पहली बात, रैली और मीटिंग्स आप अगर देखेंगे तो लास्ट एक महीने में वो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और सारे बहुत लीडर्स बहुत बार आ चुके हैं। मोदी जी तो एक एक दिन में 2-3 करके मीटिंग लेते थे, तो उनको करने नहीं दिया जाता, ये एकदम ही सही नहीं है। कितनी रैलियां रोकी गई? और सेकंड जो अमित शाह जी की रैली में जो हुआ वो तो बीजेपी के जो कितनी रैलियां रोकी नहीं गई, हेलीकॉप्टर्स ने बहुत सारी रैलियां उन्होंने किया, बहुत सारी। सुब्रत साहब उतरने नहीं दिए गए तो भैया वो आए कैसे? सुब्रत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए तो नहीं आए ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी निगाहें अब से कुछ देर पहले ये पढ़ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर वहां नाराजगी है और दूसरे वही जो कभी लेफ्ट के साथ हुआ करते थे वही कभी फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ हुए और अगर कभी पार्टी बदलती हुई है तो वैसी ही मानसिकता के लोग धीरे से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है जुड़ जाएं। अभी जो बात अनिर्बान कह रहे हैं कि टीएमसी का अपना वोट सिक्योर है, उसके नीचे से कोई सियासी जमीन नहीं खिसक रही बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है, आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जमीन जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर इन्होंने अभी खुद ही माना कि लेफ्ट के पास अभी भी जमीनी सपोर्ट है और वो है। जब ममता बनर्जी ने रैली की थी अपनी, जो क्या वो नया भारत रैली है जो भी नाम दिया था, उसके हफ्ते 10 दिन बाद जब लेफ्ट ने रैली की थी, उतनी ही बड़ी रैली की थी। तो लेकिन आप जो कह रहे थे कि जो लोग पहले जिन्होंने कहा कि नौकरी नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे, वो मैं कह रहा हूँ, वो जो लुम्पन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं पार्टी पॉलिटिकल बेस की नहीं बात कर रहा हूँ। ये ना भूलें कि पिछले चुनाव में 14 में थर्ड लार्जेस्ट वोट शेयर इस देश में 4% बीएसपी का था, सीट्स थी 0। बीजेपी और कांग्रेस के पास वोट शेयर अगर किसी का था बड़ा, वो था बीएसपी का 4 पॉइंट समथिंग। की तरफ सुब्रत साहब इशारा कर रहे हैं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो हमारा तरीका है कैंडिडेट्स चुने जाने का, इसमें आपको वोट परसेंटेज हो सकता है आपका दिखाए कि बड़ा अच्छा है, लेकिन आप सीट जीतेंगे क्या? अनिर्बान साहब, ये आपके कितने करीब तक पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी का मामला? पीछा करते करते आपके कहां तक, कितना आप समझते हैं करीब या दूर है आपके हिसाब से वेस्ट बंगाल में वो? वोट परसेंटेज की अगर बात किया जाता है तो वो हम बाई इलेक्शंस में जो देख रहे थे और पंचायत पोल्स में जो देख रहे थे, तो वो लेफ्ट की एक बड़ी वोट परसेंटेज बीजेपी में चला गया था। पर फिर भी तृणमूल का जो अपना वोट परसेंटेज है वो बहुत ओवर द इयर्स इंटैक्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शंस में भी वो परसेंटेज बना रहेगा और बीजेपी के अगर वोट परसेंटेज में थोड़ा बढ़ावा होता भी है तो वो सीट में तब्दील होने की चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वो 20% की गैप, ये मतलब आप समझ लीजिए एक सीट में। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मेरा फोकस हिंसा को लेकर है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल के चुनावों में। हर एक फेज ऐसा कोई भी नहीं रहा जिसमें हिंसा ना हुई हो। 2011 में जब आप लोग आए थे, तृणमूल की सरकार आई थी, तो आप सीपीएम के राजनीतिक हिंसा के चरित्र को लेकर ही आप लोगों ने टारगेट किया था और उसके बाद आप लोग सरकार आए थे, लेकिन वो तो बदला ही नहीं, अब भी रक्त चरित्र दिखता है बंगाल में। अभी देखिए, ये पॉलिटिकल वायलेंस की जो इतिहास है वो बंगाल में बहुत पुराना है, मतलब दशक पुराना है। आप तो बदलाव के वादे के साथ आए थे ना सर? पुराना है। आप तो परिवर्तन की बात करके आए थे आप अनिर्बान साहब, वो चेंज दिखना चाहिए था ना। हाँ सही है, वो अगर आप वो वायलेंस की अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तब चेंज दिखेगा ना, अगर आप वो प्रोपागेंडा पे जाओगे तो चेंज दिखेगा नहीं, ये तो जाहिर है। सामने जो सब कुछ है उसको क्या बोले? देखिए, सामने सब कुछ दिख रहा है, उसको क्या बोले? मतलब 6 फेज तक, चलिए इलेक्शन कमीशन के स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं ना। 6 फेज तक 80,000 लगभग बूथ में वोट हुआ, डीपोलिंग का ऑर्डर हुआ सिर्फ 6 में, तो वो परसेंटेज में आता नहीं है। अगर वायलेंस उतना होता, कितनी हिंसा हुई, आज कितनी हिंसा हुई, आज बम तक बरामद हुए, आज के फेज में बम तक बरामद हुए। हम ये क्यों ना कहें कि सीपीएम का जो कल्चर है वो इनहेरिट कर लिया तृणमूल ने? भैया देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था लॉ एंड ऑर्डर का, उन्होंने सीआरपीएफ बीएसएफ को लाया, उसके बाद भी अगर वो वेपन्स अगर सीज नहीं कर पाते हैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जहां पे भी वायलेंस की बात सामने आई वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था।
अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 80 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंवाए हैं। प्रोपेगेंडा नहीं था। नहीं, वो तो एकदम सरासर झूठ है। वो अगर आपको नाम पूछा जाए तो वो एक भी नाम बता नहीं पाएंगे। और हालांकि टीएमसी के जो एमएलए हैं वो वोट के पहले ही उनको मारा गया। तो आप देखिए, एमएलए को मारा गया और अमित शाह जी 80 नंबर बता देते हैं, तो इसमें कोई मतलब रियलिटी नहीं है। ठीक है, मैं एक बात पूछूं, ठीक है। यदि टीएमसी वहां पर बिल्कुल भी रक्त रंजित राजनीति नहीं कर रही है तो हो कैसे रहे हैं? बीजेपी वाले किससे लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं? लड़ कौन रहा है? यदि टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती अनिर्बान बनर्जी। हाँ, तस्वीरें बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। वैसे ही तस्वीरें जो विद्यासागर कॉलेज में हुआ, तस्वीर में वो देखा गया कि कौन क्या कर रहा था। तस्वीरें बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है। और बीजेपी के जो घाटाल के एमपी कैंडिडेट थे, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि यूपी से गुंडे लेकर हम तुम्हें मारेंगे, तो ये भी तस्वीर में था। ये भी कैमरा में था। ये जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स वहां से देखी और सुनी शिव कि प्रताप वहां शुक्ला पर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा। केंद्रीय मंत्री हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, उनके पास हम चलते हैं। प्लीज। शिव प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अभी जो फिगर्स सामने आ रही हैं एग्जिट पोल की, वो तो बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। 298 दिखा रहा है एग्जिट पोल। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? जी, धन्यवाद इसके लिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए सर। हाँ, तो इसके लिए धन्यवाद। और मैं जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश की जनता चाहती थी कि एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने, वह अवसर आ रहा है और पूरे देश की जनता उनको बधाई देगी। हम सभी लोग अभी से उनको शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के गरीबों का उत्थान हुआ है और देश में राष्ट्रवाद चला है, तो एक बार पुनः देश हमारा आगे जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देना चाहता हूं बधाई। आप लोग क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 के पार, तो 300 के पार को हम ले चलते। अब ये 5% स्विंग का इधर उधर तो होता है, ये हम लोग भी मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम आश्वस्त हैं कि हो सकता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था वो कि 300 के पार निश्चित रूप से हम जाए, एनडीए गठबंधन 300 के पार करके जो है सरकार बनाएगा। आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ये कह रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते छोटे व्यापारी जो कभी बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था, वो नाराज हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं विपक्ष इसको हमेशा मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप बड़ी स्मूथली अब जीएसटी चल रही है और जीएसटी का परिणाम के नाते आज हमारे इनकम टैक्स के टैक्स पेयर भी बढ़े हैं। जो नोटबंदी की बात उन लोगों ने कहा था, इन लोगों के चूंकि जो रखे हुए थे तिजोरियों में पैसे, वो बैंक में आ गए, देश की राष्ट्र की धारा के साथ। आप ये मानते हैं कि जीएसटी को और नोटबंदी को लेकर जो नाराजगी की बातें कही जा रही थी, वो विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा था? 100% मैं इस बात को कह सकता हूं कि उनके द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा था। आज जीएसटी के हर काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें हर पार्टी की सरकार के लोग रहे हैं, हर प्रदेश के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित रहे हैं और जितने फैसले हुए जीएसटी के वह सभी के सभी सर्वसम्मत रहे हैं, चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे कोई हो। अपने उन वित्त मंत्रियों से क्यों नहीं पूछता है कि सर्वसम्मत फैसला क्यों करते हो, जीएसटी को गलत बता देते हैं। जीएसटी पूरी तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन किया था कि हम इसको सुंदर और सरल टैक्स बनाएंगे, आज सुंदर और सरल टैक्स बन गया है। इन लोगों को सवाल अपने उन मंत्रियों से करना चाहिए जो आकर के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भाग लेते हैं। इनफैक्ट लोग तो ये शिव प्रताप जी, आपके पूरे चुनाव उसमें नोटबंदी का जिक्र करने से पार्टी हाईकमान ने अपने तमाम नेताओं को मना किया था, ये सही है? क्यों नहीं किया? नोटबंदी यदि इतनी ही बड़ी बात थी, आयकर के लोग डबल हो गए। न तो नोटबंदी का कोई सवाल उठा, देखिए, न तो नोटबंदी का कहीं सवाल उठा,
न कुचरा या विपक्ष कहता रहा है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए नोटबंदी का पूरे तौर पर समर्थन करती है। उससे हमारी खजाने में बढ़ोतरी हुई है। पैसे जो इधर उधर और राष्ट्रधारा के साथ मतलब ये कि निमिष की अगर बात मानी जाए और ये नाराजगी भी अगर नहीं होती तो आप क्या मतलब राजीव गांधी के बाद जो ऐतिहासिक मैंडेट मिलने वाला था क्या, अगर मतलब एग्जिट पोल को अगर हम सही माने तो? निमिष एक सेकंड आपसे। बिल्कुल, मुझे ये जैसे कह रहे हैं, देखिए पूरे देखिए हम हमेशा 300 के पार कहा करते थे। राजीव गांधी जी को एक सहानुभूति की नजर वो मिली थी और नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा किए गए विकास के कारण जनता पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाह रही थी, तो वो उस हद में जनादेश दिया। सर आपसे तो उनका विषय अलग। हरीश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हरीश जी पूछिए। शुक्ला जी, मैं आपसे सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। 98 सिटीज हैं जिसमें पोलिंग हुई है, 12 सिटीज या 11 सिटीज आज उनमें पोलिंग हुई है। 86 सिटीज में से 55 सिटीज में लो पोलिंग आंकी गई है और ये लो पोलिंग जो है इस एक्सटेंट तक गई है कि 10% से 12% तक सिटीज में पोलिंग लो हुई है। दिल्ली के अंदर एक सीट पर 9% पोलिंग कम हुई है। तो लोगों में आपका जीएसटी और नोटबंदी, क्योंकि शहर आपकी जान थे, 2014 में आपको इन्हीं 98 सिटीज में से 96 में 20%, 25%, 27% पोलिंग एक्स्ट्रा हुई आपके फेवर में। तो हरीश साहब जब शहर जान हुआ करते थे तो शहर इनकी जान निकाल देंगे, ये कह रहे हैं हमारी 300 से ऊपर आ रही है। अब पिरामिड के नीचे फोकस कर लिया है। इसका जवाब दे। मध्यम वर्ग पर उतना ध्यान नहीं। ये जवाब दें कि सिटी में पोलिंग क्यों लो हुई है। मुझे तो आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जो सिटी आपकी जान थे, जिसमें भाजपा का बनिया और व्यापारी वर्ग आपकी जान। हरीश जी, गोरखपुर में 37% की पोलिंग हुई थी। उस जी बोलिए, गोरखपुर की नहीं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर का नाम बाई इलेक्शन में 37% की पोलिंग हुई थी। सुन लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और आज 57% के पोलिंग है। तो हम ये कैसे मान लें जीएसटी का कोई नुकसान किसी भी लोगों को नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाइएगा तो लोग को पूछिएगा, किसी पॉइंट पर हमेशा रहता है। हम बहुत बेबाक बोलते हैं। मैंने तो सिटी में पूछा लो पोलिंग क्यों हुई है। मैंने जनता के द्वारा सर ये पूछा आपसे, मैंने सिटीज में पोलिंग लो क्यों हुई है, मैंने तो ये पूछा आपसे। ये बता दीजिए 55 सिटी में लो पोलिंग है, क्यों है? नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीएसटी से कोई मतलब है। पोलिंग हर इतने व्यापारी नहीं है कि उस पोलिंग को इधर उधर वो कर देंगे। तो इस नाते अभी गोरखपुर का उदाहरण जो मैंने दिया है वो केवल व्यापारियों के नाते नहीं, 37% की पोलिंग थी उस समय जिस समय हम बाई इलेक्शन में चुनाव हार गए थे। साहब इसको रिफ्रेश कर देता हूं मैं। हरीश साहब जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसको दूसरे तरीके से पूछता हूं मैं कि मध्यम वर्ग और शहरी मतदाता जो होता था, आपने तमाम अपना जो आपका परंपरागत वोटर रहा है, आपने उसमें कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तहत एक्सपेरिमेंट किए हैं। अंत्योदय के तहत आपका जो अब फोकस है, उज्ज्वला जैसी योजनाओं के तहत आपका जो फोकस है, क्या आपका फोकस अब पिरामिड में नीचे वाला जो तबका है, जो अधिसंख्य है, जो पहले शायद जाति की जंजीर में कहीं जकड़ा होता था, लेकिन उसको आप लाकर एक थक्का अपनी तरफ शायद लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फिर आगे बढ़ जाए तो आप ओबीसी की तरफ आते हैं। तो ये खासतौर से सवर्ण, खासतौर से मध्यम वर्ग, क्या अब इस परंपरागत वोटर को आप उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमने दोनों को दिया है। सवर्ण को भी हमने 10% का आरक्षण संविधान में परिवर्तन कर करके दिया है। इसको आप लोगों ने देखा, जो किसी ने नहीं किया था वो हमने किया। हमारी सरकार गरीबों के स्तर को अगर ऊंचा उठा रही है तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। हमारा धर्म है उनके स्तर को ऊंचा उठाना। इस नाते केवल मत के आधार पर योजनाएं नहीं चलती हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि लोगों के स्तर को उठाने के लिए कभी भी चुनाव का बंधन नहीं रहना चाहिए। हमारा काम है, लोकप्रिय सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों को ऊपर उठाने का काम करे जो झोपड़ी में रह रहे हैं। लेकिन शुक्ला साहब, अगर ये पहले के मुकाबले फिगर्स कम होते नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल ये दिखा रहा है,
तो ये आंकड़ों में कमी, ये आपकी टैली में कमी किस वजह से एनडीए की या बीजेपी की, किन वजहों से जहां आप नीचे जा रहे होंगे, क्यों जा रहे होंगे, आपका आकलन क्या है? और खासतौर से यूपी में अभी देखिए, ये तो आज हम नहीं कह पाएंगे। निश्चित ही अगर कभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो समीक्षा के बाद ही हम इसको बता पाएंगे। शुक्ला जी, एक चीज में यही सवाल मेरा यूपी को लेकर भी है। यूपी में पिछली बार एक जबरदस्त मैंडेट आपको मिला था, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल है जिसकी भी आप तारीफ कर रहे थे, वही एग्जिट पोल अब बीजेपी को 37 दिखा रहा है इस बार, और महागठबंधन जो है वो 40 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहां पिछड़ गए आप? सरकार आपकी है यूपी में, कुछ नाराजगी थी उसकी? नहीं, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया था। सरकार ने ही मतलब उत्तर प्रदेश में आज 22 घंटे तक बिजली मिल रही है। हम सरकार की बात कैसे कर सकते? सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था। लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने पूरी तौर पर दुरुस्त किया। ये आप यही एम्स गोरखपुर में बना, फर्टिलाइजर बना, तो सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता। सरकार ने बिल्कुल अच्छा काम किया। अब हो सकता है जातिवाद का कुछ फैक्टर भारी पड़ गया हो, वो विषय हो सकता है। सीधा इसको कहते हैं कि महागठबंधन आपसे 21 साबित हो रहा है। इसको सीधे शब्दों में कहते हैं कि महागठबंधन 21 साबित हो रहा है। आज अगर सीटें उनको अधिक मिलती हैं तो हम इसको इग्नोर थोड़े करेंगे कि ये नहीं हुआ। लेकिन इग्नोर इसलिए भी नहीं करना होगा क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसके पास जीरो फिगर था, वो अब एग्जिट पोल में 15 के आसपास दिख रही है, और उस सारा का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है। हाँ, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन फिर भी परिणाम आने के बाद हो सकता है हमारी सीटें बढ़ें, और बढ़ने के बाद हम ये तय है कि 300 का आंकड़ा पार करेंगे। क्या इसको सीधे ये कह सकते हैं शुक्ला साहब कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो उम्मीदें थी और जो डिलीवरी 5 सालों में हुई है उसके बीच में एक डेफिसिट दिखा है, और वही डेफिसिट इन फिगर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है? शायद हम उन लोगों को और अधिक नहीं समझा पाए जिनको हमने यह सुविधा दिया है कि इस जातिवादी प्रकृति के लोगों से दूर हटो। भविष्य में उनको समझाएंगे। हम एक बार में नहीं सफलता प्राप्त किए तो भी हम उसमें अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। आगे बढ़कर करके फिर उसको करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। लोगों के स्तर को ऊंचा उठाएंगे और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी करेंगे। योगी जी तो 74+ कह रहे थे। लगातार कई इंटरव्यूज दिए योगी जी ने, और सब में उनका दावा था 74+। हो गया आधा, 37। हम भी कहे थे 74+, ऐसा नहीं कि नहीं कहे थे। माननीय अमित शाह जी भी कहे थे 74+, लेकिन कुल के बावजूद अगर कमी हुई है तो समीक्षा के बाद ही तो पता लगेगा कि हम कहाँ कम हुए। एक ही रैली की है मोदी जी ने अयोध्या में, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वैसा कंसर्न दिखाई नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का जैसा होना चाहिए। कहीं इसका सबब तो नहीं है? नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था। हमारे बीजेपी का मुद्दा ही हमेशा से यही रहा, विचारधारा का मुद्दा है, और आज भी हम उस पर कायम है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। कब से? लेकिन हम कभी भी उसको चुनाव से नहीं तोले थे। जैसे गरीबों को किए गए कार्यों को चुनाव से नहीं तोले थे, हर चुनाव में मुद्दा होता है। चुनाव से नहीं तोले थे, वैसे उसको भी चुनाव से नहीं। हर चुनाव में मुद्दा होता है शुक्ला जी। हाँ, उठता है, लेकिन हमने कभी चुनाव शुक्ला जी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि आपके लिए लाइफ बोट होती है, स्टीमर नहीं होता, ये आपका मेन शिप नहीं होता, लेकिन लाइफ बोट यही होती है? वोट चुनाव में तो बहुत से होते हैं, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। शिव प्रताप जी, आपको दलित वोट नहीं मिल रहा है क्या इस बार? तब ये हालत है। एक तो राम मंदिर को लेकर सवर्ण आपसे नाराज, और दलित वोट आपके पास नहीं आया तमाम कोशिशों के बाद। क्या इसीलिए आपकी टैली जो है वो कम दिख रही है? देखिए, मेरा यह मानना है कि हमको दलित वोट भी मिला है, हमको अल्पसंख्यक वोट भी मिला है, और भी सभी वोट मिले हैं, लेकिन
कम मात्रा में हो सकता है, उनके ऊपर जातिवाद की स्थिति हो सकती है, उसी को सुधारने कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि जो आपको पिछली बार मिले थे वो भी चले गए। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि जो आपको लास्ट टाइम मिले थे वो भी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला साहब की एक साफ गोई की हम यहाँ पर तारीफ करेंगे कि मान लिया कि ये उन्होंने मानते हुए कि ये फिगर्स होंगे, कहाँ गलतियां हो सकती हैं। नहीं तो जिस तरीके से रिफ्यूट किया जाता है, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो आंकड़े आपके गलत हैं, एग्जिट पोल कहाँ कब ठहरता है, अगर सूट करता है तो ठहरता है, नहीं करता तो नहीं ठहरता। लेकिन इस बीच विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ इन खबर के एडिटर वो जुड़ रहे हैं, हम केवल तारुफ करा दें। प्रथम मित्तल साहब हमारे साथ नेता पोल एप्लीकेशन कैसे काम करता रहा और आखिरकार कितने सटीक वो समझते हैं कि वो जा रहा है, और इसके अलावा सिंह जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। इस ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ ही देर में फौरन वापस। आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि हम दिखा रहे हैं देश का सबसे सटीक और देश का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।